हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीपीसी के ऑर्डर 6 प्लीडिंग के बारे में। दोस्तों, ऑर्डर 6 का रूल 1 प्लीडिंग को डिफाइन करता है। रूल 1 कहता है प्लीडिंग जो है वो प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू मोगा, प्लीडिंग ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिसको राइटिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है, जिसमें जो पार्टीज होती हैं वो अपने इश्यूज बताती है ट्रायल में और वो सारी डिटेल्स देती है जिससे कि जो अपोनेंट्स है उसको पता चल सके कि उसे किस चीज़ को लेके डिफेंड करना है, वो अपना केस प्रिपेयर कर सके। तो इन जनरल अगर हम इसको समझें तो प्लेंटिफ अगर प्लीडिंग कर रहा है तो उसको प्लेंट कहते हैं, जिसमें वो अपने क्लेम को लिखता है, उसके कॉज ऑफ एक्शन के बारे में लिखता है सारी डिटेल्स के साथ। और डिफेंडेंट की जो प्लीडिंग होती है उसको रिटन स्टेटमेंट कहते हैं, जिसमें वो अपना डिफेंस करता है, जितने भी मटेरियल फैक्ट्स जो प्लेंटिफ ने कहे हैं उसके अगेंस्ट में अपना डिफेंस प्रिपेयर करता है और नए स्टेटमेंट भी ऐड कर सकता है, जैसे कि लीगल ऑब्जेक्शंस वगैरह, जो कि वो प्लेंटिफ पे लगाना चाहता है। प्लीडिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो दोनों पार्टीज़ को उनके जो मेन इशू है जिस पे वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसको पहचानना है, ताकि दोनों पार्टीज़ जो हैं अपने रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट और एविडेंस प्रिपेयर कर सकें। ऐसा ना हो कि किसी एक पार्टी को अचानक से कोई बात पता चले और वो अपना डिफेंस प्रॉपर ना कर पाए। प्लीडिंग का ऑब्जेक्ट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट करना है। यही बात थ्रॉप वर्सेस होल्वर्थ केस में भी कही गई थी। प्लीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? प्लीडिंग एक गाइड प्रोवाइड करता है कि प्रॉपर मोड ऑफ ट्रायल कैसे कंडक्ट होगा। ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कौन सी पार्टी पे बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। ये डिटरमाइन करता है कि कौन सी रेंज तक जो एविडेंस है वो एडमिसिबल है, और ये डिटरमाइन करता है कि कोर्ट जो है वो उसकी लिमिट क्या है कि वो कितनी जो रिलीफ है उसको ग्रांट कर सकते हैं। रूल 2 ऑफ ऑर्डर 6 बताता है कि बेसिक रूल्स क्या हैं प्लीडिंग के। तो जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है प्लीडिंग के, पहला है कि प्लीडिंग जो है उसमें सिर्फ फैक्ट्स स्टेट किए जाने चाहिए, ना कि लॉ। दूसरा, फैक्ट्स जो स्टेट किए गए हैं वो मटेरियल फैक्ट होने चाहिए, यानी वो फैक्ट्स सिर्फ रिलेवेंट फैक्ट्स ही होने चाहिए। तीसरा, आपको अपने फैक्ट्स प्रूफ करने के लिए उसमें एविडेंस भी साथ में नहीं लगाना है, प्लीडिंग में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही होंगे। चौथा, फैक्ट्स जो होंगे वो कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए, यानी ब्रीफ होने चाहिए। इन केदारलाल वर्सेस हरीलाल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्टीज़ हैं उनका काम है प्लीडिंग में सिर्फ अपने फैक्ट्स और सिचुएशन को वो स्टेट करें। लॉ अप्लाई करना जुडिशरी का काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए और बी के बीच में लड़ाई होती है तो ए और बी का काम है कि वो अपनी प्लीडिंग में कॉज ऑफ द फाइट लिखें और ए ने बी को या बी ने ए को क्यों मारा वो अपना रीज़न लिखें। किस लॉ के अंदर उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या क्राइम कमिट हुआ है, ये काम जुडिशरी का है। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस सीताराम जायसवाल में इस रूल को थोड़ा और एक्सपेंड किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी डिस्प्यूट में पॉइंट ऑफ लॉ ही जो है वो डिस्प्यूट है या फिर वो पार्ट बन गया है उस डिस्प्यूट का, तो वो जो पॉइंट ऑफ लॉ है उसको प्लीडिंग में एक्सप्लेन किया जाना चाहिए विथ नेसेसरी रिलेवेंट फैक्ट्स। उधव सिंह वर्सेस माधव सिंधिया में एपेक्स कोर्ट ने मटेरियल फैक्ट के मीनिंग को एक्सप्लेन किया। कोर्ट ने कहा मटेरियल फैक्ट वो सारे प्राइमरी फैक्ट्स हैं जिस पे पार्टी रिलाय होकर अपने क्लेम्स स्टेट करती है या फिर अपने कॉज ऑफ एक्शन को बताती है। डिफेंडेंट जो है उन फैक्ट्स के बेसिस पे अपने को डिफेंड करता है या फिर कोई काउंटर क्लेम करता है क्लेमिंग पार्टी के अगेंस्ट में। वीरेंद्र काशीनाथ वर्सेस विनायक एन जोशी में कोर्ट ने कहा प्लीडिंग जो है वो ब्रीफ होनी चाहिए, उसमें सिर्फ एसेंशियल फैक्ट्स जो हैं वो होने चाहिए, जितने भी इमटेरियल या अननेसेसरी डिटेल्स हैं उसको ओमिट कर देना चाहिए। जो भी मटेरियल फैक्ट हैं वो सारे ब्रीफ होने चाहिए, एक समरी फॉर्म में होने चाहिए, जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं सिर्फ वही होनी चाहिए। रूल 2 तो हो गया बेसिक रूल्स ऑफ प्लीडिंग के बारे में। रूल 3 से लेकर रूल 18 अदर रूल्स ऑफ प्लीडिंग के बारे में बात करते हैं। जैसे कि रूल 3 बात करता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग के बारे में। रूल 4 कहता है कि अगर कोई पर्टिकुलर्स हैं जो नेसेसरी है मेंशन करना तो वो स्टेट किए जाने चाहिए।
जैसे कि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन या क्रिमिनल ब्रीच हुआ है या कोई डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट वगैरह है, तो वो पर्टिकुलर डेट और आइटम के साथ मेंशन की जानी चाहिए प्लीडिंग में। अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट थी और उसका परफॉर्मेंस हो गया है तो उसका मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, पर अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट थी पर वो अभी तक फुलफिल नहीं की गई है तो उसको मेंशन किया जाना ज़रूरी है उसके रीज़न के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, सेक्शन 80 ऑफ सीपीसी में अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेना होता है तो पहले गवर्नमेंट को नोटिस भेजना होता है 2 महीने पहले। पर अगर गवर्नमेंट को ये नोटिस सर्व नहीं किया गया है तो फिर प्लेंटिफ को अपना रीज़न लिखना होगा कि उसने अब तक वो नोटिस सर्व क्यों नहीं किया था। रूल 17 और 18 अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में बात करते हैं। अगर प्लीडिंग में कोई अमेंडमेंट करना है तो उसमें कोई नया ग्राउंड ऑफ क्लेम या फिर न्यू एलिगेशन नहीं लाए जाने चाहिए। रूल 14 और 15 साइनिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग के बारे में बात करते हैं। रूल 14 कहता है कि प्लीडिंग जो है वो ईच पार्टी साइन करेगी, और रूल 15 कहता है कि जो प्लीडिंग है वो पार्टी वेरीफाई करेगी और उसमें एफिडेविट अटैच करेगी कि वो सारे फैक्ट से अक्वेंटेड है। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। रूल 17 बात करता है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग के बारे में। इसमें कहा है कि कोई भी पार्टीज़ को अलाउ किया जा सकता है एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग कि वो अपनी जो प्लीडिंग है उसको अमेंड कर सकते हैं। इसका मेन पर्पस है जस्टिस को अचीव करना सोसाइटी में। मतलब अगर कहीं पे बहुत नेसेसरी है कि जो प्लीडिंग है उसमें अमेंडमेंट लाया जाए ताकि जो क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली सॉल्व किया जा सके, तो फिर वो पार्टी को अलाउ किया जाएगा कि वो अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट जो है वो जस्ट और फेयर होना चाहिए, यानी वो डिस्प्यूट तो रिजॉल्व करेगा ही, पर अमेंडमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरी पार्टी जो हो उसको हार्म ना हो, उसका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज ना हो। अमेंडमेंट इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि जो प्रोसीडिंग है वो पूरी चेंज हो जाए और एक न्यू प्रोसीडिंग में कन्वर्ट हो जाए। एक बोनाफाइड बिलीफ में ही पार्टी को जो है वो अपना अमेंडमेंट करना चाहती है अपनी प्लीडिंग का, तो वो बोनाफाइड बिलीफ होना चाहिए। रूल 18 बात करता है फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, यानी अगर किसी पार्टी को ऑर्डर मिल गया है कि वो अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं और उनको लिमिटेड टाइम दिया है कि इस टाइम में उनको अपनी प्लीडिंग जो है अमेंड कर लेनी है, पर वो उस लिमिटेड टाइम में अमेंड नहीं करते हैं, या फिर अगर उनको लिमिटेड टाइम नहीं दिया गया है तो 14 डेज़ के अंदर जब भी उनको ऑर्डर मिला है उसके तब भी वो अमेंड नहीं करते हैं, तो फिर जो उनका राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद उनको अलाउ नहीं किया जाएगा अपनी प्लीडिंग अमेंड करने को। ऐसे कौन कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें प्लीडिंग अमेंड करने को नहीं अलाउ किया जाएगा? पहला, अगर अमेंडमेंट ऐसा है जिससे सूट का नेचर ही चेंज हो जाता है और एक वो न्यू सूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा। दूसरा, अगर अमेंडमेंट में कोई न्यू रिलीफ ऐड कर दी गई हो, या फिर उसका नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज किया जा रहा है नई एप्लीकेशन में, या जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है उससे दूसरी पार्टी का कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, या फिर जो भी अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन दी गई है वो गुड फेथ में नहीं है, तो फिर अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा प्लीडिंग में। भरत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कोर्ट ने कहा था कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर की गई प्लीडिंग और रिट पिटीशन के अंदर की गई प्लीडिंग दोनों डिफरेंट है। कोर्ट के अंदर की गई प्लीडिंग में सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स स्टेट किए जाएंगे और एविडेंस को स्टेट नहीं किया जाएगा, लेकिन रिट पिटीशन में की गई प्लीडिंग में मटेरियल फैक्ट के साथ एविडेंस भी स्टेट किए जाएंगे और अपना प्रूफ जो भी है फैक्ट्स को प्रूफ करने के लिए जो भी रीजंस वगैरह हैं वो भी स्टेट किए जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पढ़ा प्लीडिंग का मतलब, उसके बेसिक और अदर रूल्स के बारे में और अमेंडमेंट इन प्लीडिंग के बारे में। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।